एक तरह के धर्म संकट में हूँ कि मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम छोड़ूँ। मेरे लिए ये वाकई आसान फैसला नहीं, इसलिए मैं अवॉइड करते हुए मंच पे बैठे हुए और ऑडियंस में जितने भी हमारे रेस्पेक्टेड लिसनर्स हैं, सबको आदाब कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इसमें जहाँ अपनी पार्टी के कुछ फंक्शनरीज़ हैं, वहीं बहुत सारी जो संस्थाएं हैं उनसे उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं। मैंने कई चेहरे देखे। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी और आप सबका, जिन्होंने आज की इस मीटिंग का कोई ऑर्गेनाइज़ किया है, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी बात आपके सामने रखूँ, अब हो गया मेरे ख्याल में आप ऑडियंस, मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस और हम एक दूसरे को देखें ना, आंखों में आंखें डाल के बात होने से बात बनती है। यहाँ बहुत सी तकरीरें हुई, तो मैं एक बात मेरे जहन में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरी अंग्रेज़ी बड़ी कमज़ोर है, लेकिन एक लफ्ज़ दो लफ्ज़ मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो मैं आपसे शेयर करूं, जो मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडित के दर्द को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी है। एक है सिंपैथी, दूसरा है एम्पैथी। असल में बात ये हुई कि पिछले लगभग 33 साल से पूरे देश ने, बल्कि दुनिया के अंदर भी बहुत से लोगों ने जो कश्मीरी पंडित पे गुजरी, उसके साथ सिंपैथी का इजहार तो किया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एम्पैथी का इजहार कर सके। अब आप पूछेंगे सिंपैथी और एम्पैथी में क्या फ़र्क है? जो मैंने पढ़ा है वो ये है, सिंपैथी ये है कि फ़लस्तीन के अंदर एक माँ की गोद में उसका बच्चा मारा जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और वाशिंगटन तक बहुत सारी माएँ, कश्मीरी हो या किसी भी लैंग्वेज में, वो कहती हैं वाह बेचारी का बच्चा मर गया। किसी का एक आंसू भी निकल आता है, लेकिन 1 घंटे के बाद उसे याद नहीं होता क्या हुआ। लेकिन जिस माँ का बच्चा मर जाता है, वो मरते दम तक जब खाना खाती है उसको वो बच्चा याद आता है। तो ये सिर्फ कश्मीरी पंडित की पीड़ा है, जो कश्मीरी पंडित खुद समझ सकता है। यानी जिस तन लागे सो तन जाने। मेरी ध्यानधारणा राय ये है, 1990 से लेकर आज तक यहाँ बंगरू साहब ने कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी का तो जिक्र किया, मुझे बड़ी मायूसी हुई कि ज़फ़र मनास 91 से, उस वक्त जब कश्मीर अंधेरे में डूब चुका था और जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन कुछ डिमांड करती थी, कितने लोग थे जिन्होंने सच का साथ दिया या सच कहने की जुर्रत की। मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा कि मैं आज पहली बार शायद एक साइल के तौर पे आपके सामने खड़ा हूँ। वो मेरी पार्टी का काम है, वो आपसे वोट मांग रही है, लेकिन मुझे इस बात का फ़ख्र है कि जब 90s में भी कोई शख्स
अपनी कलम को जुम्बिश नहीं देता था। वो लोग भी जो बड़े बड़े नामवर लोग थे, रिकॉर्ड मौजूद हैं, रिकॉर्ड मरते नहीं हैं। वैली के अंदर रहकर बात करना उस वक्त सबसे बड़ा जहाद था। मुझे याद है कि मुझे घर से उठाया गया और किसी क्वार्टर पर लिया गया, बहुत बातचीत हुई। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे मुकाबले में, आप मेरे मुकाबले में 2% हिंदुस्तानी हो। उसने कहा क्यों? मैंने कहा आप सिक्योरिटी जोन में बैठे हैं, 2 साल नौकरी करोगे और दिल्ली चले जाओगे। मैं वैली के अंदर हूँ और मेरी कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो मैं सीना चौड़ा करके सच कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो असल बात ये हुई, तब मैंने ये कहा था कि जब तक आप इस इशू को पॉलिटिक्स से डीलिंक करके ह्यूमन इशू के तौर पे एड्रेस नहीं करेंगे, ये मसला कभी हल नहीं होगा। क्योंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट होने की बुनियाद पर मुझे एक बात समझ आ गई थी कि जब जम्मू कश्मीर या कश्मीर के सबसे बड़े लीडर ने इक़्तिदार संभाला 47 में, तो वो डिसेंट को हासिल नहीं कर सका और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर बहुत से लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। और वो लोग जब महाजर हो गए, उसके बाद उनका मसला कभी हल नहीं हुआ। इसलिए हल नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी सरकार के लिए, पीओके की गवर्नमेंट के लिए और वहाँ जितने भी वेस्टेड इंटरेस्ट थे उनके लिए एक ब्लैंक चेक बन गया। और मुझे वो एकेडमी का वो दिन याद है, हम बैठे हुए थे तो मोहम्मद यूसुफ हलवाई का कत्ल हुआ। तो मैंने उस पर अपना आक्रोश जाहिर किया। तो मेरे साथ स्वर्गीय मोतीलाल साकी बैठे थे। तकरीबन उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मेरे पिता समान थे, मेरे उस्ताद थे। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैंने कहा साकी साहब एक बात याद रखो, आज कुछ लोगों को मरना पड़ेगा। अगर आज कुछ लोग मरें इस्लाम बच जाएगा, अगर आज कुछ लोग मर जाएं तो कश्मीर बचेगा। लेकिन जो कुछ हम कर रहे हैं, ना इस्लाम बचेगा ना कश्मीर बचेगा। उसके कुछ दिन बाद एक लसाकोल की शायद मुझे लगता है या टिक्का लाल टपलू को मारा गया। तो मैंने कहा आज कश्मीरी सो कॉल्ड नेशनलिज्म का जनाजा उठाए। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा अब ये अमन जो है कश्मीर में नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप किसी सोसाइटी को अलग थलग करके यक रंगा बनाना की कोशिश करते हैं, वो सोसाइटी ज़िंदा नहीं रहती है। आप किसी सोसाइटी को भी अलग करके बसाइए कहीं पे, उनके अंदर उनके अपने जो तज़ादात हैं, उनके अपने अंदर के जो फिर डिफरेंसेस हैं वो सामने आ जाते हैं। और यही हुआ। मैंने ये वजाहत इसलिए की कि उन दिनों श्रीनगर में हफ्ता रोज़ा चट्टान छपता था, जो 40-50 हज़ार के करीब छपता था और उसकी कापियाँ भी होती थी। चट्टान के वो सफ़े आज भी मौजूद हैं, उनके वो एडिटोरियल भी मौजूद हैं। और उसके बाद की मेरी कश्मीर का दूसरा नाम कश्मीरी पंडित है, इसलिए कि ये इसका इंडिजिनस करैक्टर जो है उसका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम सब कत्ल करते हैं, हम उस इंसानियत का कत्ल करते हैं जिस पे हमें विश्वास है। जब इंसानियत नहीं बचेगी तो फिर जब इंटेलेक्चुअलिज्म सिरे से ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर अनार्की आ जाती है। इसलिए मेरी पहली गुजारिश यही है
मैं जब कल्चरल एकेडमी में आया, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, मैं एक छोटा सा आदमी था। मैंने कोशिश की, मुझे पता था कि मेरी कोशिश इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन आप में से भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब मैंने मौज कशीर के नाम से वो कंसीव मैंने किया था और क्रिश्चियन लोगों ने वो बनाया था, तो वो एक मेरे ख्याल में 500-600 के करीब कश्मीरी पंडित भाई यहाँ थे। तो हमने एक कामयाब प्रोग्राम जब किया तो उसमें मैंने एक रोड मैप भी रखा था। उसी की को परस्यू करते हुए पहली बार 90 के बाद जो पहला जमावड़ा कश्मीरी पंडितों का हुआ वो टैगोर हाल में हुआ। यहाँ मोतीलाल मसरूफ बैठे हैं, इनको भी पता है, प्यारे हताश बैठे हैं, इनको भी पता है। इतना ही नहीं, फिर हमने, मेरे दिल में एक आग थी, तो मैंने इन सब लोगों को उठाया और मुसलमान जो हमारे राइटर थे उनको भी। तो साकी साहब के गांव महानूर में एक प्रोग्राम किया था, जिसमें मेरे ख्याल में 2-2,5-3 हज़ार लोग थे। उस वक्त ये करना कोई आसान नहीं था, लेकिन हमने किया। इसलिए किया कि जब कुछ करने की लगन हो, जब कुछ करने के लिए आपके मन में चाहत हो और खुलूस हो, तो चीज़ें हो सकती हैं। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि अगर हम, जब तक हम ये मसला, आज अगर मुझसे कोई पूछे, जिसे मसला कश्मीर लोग कहते हैं, कश्मीर इशू कहते हैं, कश्मीर प्रॉब्लम कहते हैं, मुझे अगर आज कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि आज का कश्मीर इशू यही है कि कश्मीरी पंडित को वहाँ कश्मीर में वापस लाया जाए। और सभी हुकूमतें शायद कहीं ना कहीं इसमें, और वो उसे सड़क पर ढूंढ रहा था, उसके साथ से कोई उसका दोस्त या साथी आया, वो भी उसकी मदद करने लगा, लेकिन खोई हुई जो चीज़ थी वो नहीं मिली। उसने कहा, भाई कहाँ खो गई है ये चीज़? उसने कहा, अंदर कमरे में। कहा, सादे आदमी, भाई चीज़ अंदर कमरे में खो गई है और ढूंढ रहे हो सड़क पर। उसने क्या कर, खोई हुई चीज़ ढूंढनी है। तो मैं समझता हूँ ये क्रक्स है इस सारे मसले का। हमारी प्रॉब्लम ये है, चीज़ कहीं पे खोई हुई है और हम इसको कहीं पे ढूंढ रहे हैं। हमें इसकी जड़ पे जाना होगा। यहाँ कुछ दोस्तों ने गिले शिकवे किए, साबका हुकूमत का आप चर्चा कर रहे हैं, इनका बैगेज भी मुझसे ज़्यादा है। मैं सिक्योरिटी जोन में छोटा सा ब्रीफ केस लेके निकला हूँ, जिसमें मेरे 2-4 कपड़े हैं, तो मेरी ज़्यादा तलाशी होने वाली नहीं है, ना मुझे कस्टम वालों का सामना करना पड़ेगा। तो आज मुझे खुशी हुई और एक सुकून मिला कि सख्त तरीन सिक्योरिटी जोन के अंदर में था, क्योंकि कश्मीरी पंडित का सामना करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल्स की जमात है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये बात को समझते हैं। और शुक्र है कि मैं शायद पास हो गया, क्योंकि मेरे सामान में कुछ भी नहीं। 90 से आज तक मुझे जहाँ इस बात की शर्मिंदगी है कि एज ए कम्युनिटी हम फेल हो गए, वहाँ मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि एज एन इंडिविजुअल मैंने अपना दायित्व जो है उसको पूरा करने की कोशिश की। और जो लोग उन दिनों से भी मुझे जानते हैं वो इस बात के गवाह हैं। मुझे याद है जब मौज कशीर का फंक्शन हुआ था, काश मेरे पास, मैंने सुबह कृष्ण लंगू को फ़ोन किया था कि मुझे लिंक भेजो, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं रो पड़ा था, आप भी रो पड़े थे। मैंने ये कहा था मुझे बहुत खुशी है इस प्रोग्राम की, लेकिन मुझे एक अफसोस है कि आज मेरी माता जी जीवित नहीं है। वो जीवित होती आज वो कितनी खुश होती। मेरी माता जी कोई पढ़ी लिखी खातून नहीं थी, लेकिन मुझे फ़ख्र है इस बात पर, वो भी एक इंडिविजुअल थी। मैंने जब दिल्ली में एक प्रोग्राम था आपका लाल देद कॉलोनी में, शायद आप में से कोई वहाँ था या नहीं, तो मैंने कहा कि किसी आदमी को परखना हो, आपके कान में जो बालियाँ हैं ये पीतल की भी हो सकती हैं, आप चाहें तो सोने का दावा कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सुनार की वो कुटाली होती है, कहावत कि जिसमें जब आग में डालते हैं सोना वापस सोना आता है,
और पीतल जो है पीतल वापस होकर आ जाता है। 90s एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी। और मुझे माफ़ कीजिए, बहुत से बड़े बड़े लोग जो सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, रवादारी, मसावात का दम भरते थे, एक्सपोज हो गए। मैंने पिछले दिनों एक बड़े मौलवी साहब से कहा, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे आप मार डालें लेकिन कुछ चीज़ें मैं नहीं मानता हूँ। कहा क्या? मैंने कहा अगर 90 में सिर्फ 50 मौलवी मर जाते सच बोलने पर, इस्लाम जिंदा हो जाता। लेकिन मेरा मौलवी मस्जिद से सच नहीं बोल सका। ये मैं आपके लिए नहीं कहता हूँ, मैंने लिखा है, 100 बार लिखा है, आप जब चाहें मैं रिटर्न दूंगा। मैं मजहब की रूह को समझता हूँ। और ब्रिजनाथ बेताब चूंकि इंटेलेक्चुअल है, ये समझता है कि कश्मीरी को वापस ले जाने के लिए सोसाइटी का तैयार होना ज़रूरी है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि कश्मीरियों की 90% आबादी ये आज के रोज़ ये चाहती है। क्योंकि अगर उनमें से कुछ लोग नहीं भी चाहते थे, वो जो कश्मीरी में कहते हैं कि मछली जब एंड पर पहुँचती है फिर वापस मुड़ती है, उन्होंने भी बहुत कुछ देख लिया कि ये कश्मीरी पंडित उनके लिए एक आईडी कार्ड था, ये उनके लिए एक ज़मानत था। क्योंकि सोसाइटीज़ तभी ज़िंदा रहती हैं जब इंटरडिपेंडेंस होता है, अदरवाइज सोसाइटीज़ मर जाती है। चाहे कोई भी सोसाइटी आप दुनिया की देख लीजिए, जहाँ भी इस तरह की कोशिश की गई वो फेल हो गई। आप खाली इस्लाम को लाना की कोशिश करेंगे, आपको इस्लाम के अंदर से 50 इस्लाम पैदा होंगे। आज से 40 साल पहले मेरे गांव में एक इस्लाम था, जैसा था सीधा साधा। लेकिन आज हालत ये है कि आज मेरी मस्जिद में मेरे 4 भाई नमाज जब पढ़ने जाते हैं, उनके अंदर चार इंटरप्रिटेशंस होती है। तो मैं इस चीज़ के लिए कह रहा हूँ कि वापसी के लिए हमने कोशिश नहीं की। तो इस बारे में आप मुझसे बहुत ज़्यादा जानते भी हैं, समझते भी हैं। पुणे में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, वहाँ पर